हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अप्सा कोमल है और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल शो। बड़ा मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ी इसको डिजिटल शो कहने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं ये मेरे यूट्यूब चैनल पर ये दूसरी वीडियो है जो आप देख रहे हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु सपोर्टेड मी। मैंने क्योंकि जो हालात वाक़यात थे और जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक्टिविटी चल रही है उसको देखते हुए ज़रूरी समझा कि अब मुझे यूट्यूब पर आना चाहिए, और आज भी उसी थीम को हम फॉलो करेंगे। टॉपिक्स वही हैं, ईरान जंग, कि आप सीज फायर की तरफ, एक मुस्तकिल सीज फायर की तरफ मामला जाएंगे या फिर जंग दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से जिस किस्म के मिक्स सिग्नल्स दिए जा रहे हैं उसकी भी हमें माजी में कोई ऐसी मिसालें नहीं मिलती है। सबसे पहले मैं शुक्रिया खास तौर पे अपने मीडिया के कॉलीग्स का भी अदा करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बड़े डरते हुए पहली वीडियो लगाई थी और उन सब ने मुझे शाउट आउट दिया। एवरीबडी सपोर्टेड मी। इसलिए आज मैं आपको क्विकली कुछ अपडेट्स दे देती हूँ। आज 19 अप्रैल की रात 10:16 हो गए हैं और अब मिनट्स भी हमें आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि हर मिनट खबरें तब्दील हो जाती हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ये तो एक तरफ कह चुके हैं कि वो अपनी टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर जो उनका ट्रूथ सोशल का मैसेज था उसमें स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का जिक्र किया, लेकिन कुछ देर बाद जब व्हाइट हाउस से सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि जेडी वैंस ही सरबराही कर रहे होंगे अमेरिका की टीम की, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट। उससे पहले बहुत से मतलब हम निकाल चुके थे कि अगर जेडी वैंस नहीं आ रहे तो क्या मतलब होगा इससे, कि क्या अगली दफा ट्रंप आने जा रहे हैं और कुछ फाइनल एग्रीमेंट अभी होने जा रहा है। लेकिन क्योंकि ईरान की तरफ से भी इसी किस्म के बड़े सख्त पैगामात हैं, और उन्होंने, ट्रंप ने क्योंकि एक ऐसा पैगाम दिया कि या तो ईरान डील करे, और अगर ईरान डील नहीं करेगा तो वही हम उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करेंगे, हम उनके ब्रिजेस के ऊपर हमले करेंगे। तो अगेन जो सदर ट्रंप इस जंग के दौरान वॉर क्राइम्स करने की ख्वाहिशात का इजहार करते रहे, उसी का एक तसलसल है। लेकिन जब नेगोशिएशंस चल रहे हों तो ऐसे बयान हमने कभी नहीं देखे। तो जानने की कोशिश करेंगे इस्लामाबाद की सिचुएशन में। आपको बता दूं, मैं यहीं पली बड़ी हूं इस शहर में, और हम बहुत सारी वीआईपी मूवमेंट्स को बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन जिस किस्म की तैयारी इस वक्त है, जिस किस्म का सिक्योरिटी प्लान है, जितने सिक्योरिटी एहलकार डिप्लॉयड है, मैंने माजी में नहीं देखा। इससे पहले भी जो अमरीकी वफ्द आया था उस वक्त भी इतनी डिटेल्ड सिक्योरिटी इकदाम नहीं थे जितने इस बार है। इस्लामाबाद का शहर और शहरी एक तरह से स्टैंड स्टिल पर होंगे अगले 3-4 दिन। लेकिन कल और जो हॉस्टल्स और इसके अलावा गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स हैं या होटल्स और गेस्ट हाउसेज हैं, सबको भी खाली करवा लिया गया है। और खबरें ये भी हैं हमारे पास कि ईरान और अमेरिका दोनों की सिक्योरिटी टीम्स आज 19 अप्रैल की रात अभी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो क्या कल जेडी वैंस इसी प्लान के मुताबिक अपने 2 टीम के दीगर मेंबरान के साथ इस्लामाबाद पहुंचने जा रहे हैं? और ईरान की तरफ से भी बड़े सख्त उनकी इस वक्त जो यूएस का नेवल ब्लॉकेट जारी रहा और सदर ट्रंप की धमकियां भी जारी हैं, इसके ऊपर उनके भी बड़ी सख्त पॉस्चरिंग है। ये सब कुछ किस तरफ मामलात को लेकर जा रही है, इस पे हम आज तफसीली तौर पे बात करेंगे। जिन मेहमान को आज मैंने दावत दी है वो हमारे एक सीनियर कॉलीग है, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, और उन्होंने पिछले चंद सालों में जब से गजा में जेनोसाइड शुरू हुआ अपनी तमाम तवज्जो इन मामलात की तरफ, एक बिगर पिक्चर की तरफ मोड़ी हुई है, और उनका ये फोकस रहा है। मैं ये कहती हूँ कि वो एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया बन चुके हैं इन हवालों से कि इसराइल की क्या ज़ायनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज़ हैं और उसका दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले से वो कितना ख़तरा है। हम अमूमी तौर पे टीवी पे कहते हैं कि ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो जो मेरे मेहमान हैं वो जेन्युइनली बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं इस वक्त जो कुछ हो रहा है मिडल ईस्ट में, और क्या कल के कोई ऐसी डिसाइसिव किस्म की अग्रीमेंट तक पहुंच सकते हैं ये दोनों मुल्क, जिसको इवेंचुअली साइन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए, जो उनकी एक ख्वाहिश भी होगी। इसी पे हम बात करेंगे। मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं ज़रार खोड़ो। ज़रार, थैंक यू सो मच। मेरे प्लेजर, थैंक यू सो मच। अपने मतलब इतना ईगो बूस्ट नहीं करते किसी का मतलब पहले ही बहुत बड़ा है, कहीं डिजास्टर ना हो जाए। आप भी महसूस तो करते होंगे ज़रार, पहले आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे बुलाते थे, हमने इलेक्शंस पे भी आपके पॉडकास्ट देखे, लेकिन सबसे ज्यादा आपका एक्सपर्ट ओपिनियन इसके ऊपर है। क्या इसकी वजह रही? आप भी आपके देखने वाले तो ये महसूस करते हैं कि आपका ट्विटर बड़ा एक्टिव हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम सिर्फ गजा के हवाले से खबरें देख रहे हैं। सो इसकी क्या वजह रही? देखने वाले जरूर आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहेंगे। नहीं, आई मीन देखिए, मेरा ये हमेशा से इंटरेस्ट रहा है ना। आई मीन बचपन से भी मुझे मतलब तारीख पढ़ना और ग्लोबल अफेयर्स में ज्यादा मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है। और जब आप बहुत ज्यादा तारीख पढ़ लेते हो ना, इवन एज अ चाइल्ड, तो इनएविटेबली, क्योंकि एक हद तक आपको समझ आ रही होती है कि चीजें डेवलप कैसे हुई हैं, तो देन देयर इज एन इंटरेस्ट कि आगे कहाँ जाएंगी यहाँ से। मैंने एक्चुअली जो पहला अपनी जिंदगी में जो आर्टिकल लिखा था, जो किसी ने गलती से छाप दिया था, दैट वाज इन द नेशन,
निजामी साहब के दौर में। और वो आर्टिकल का जो फोकस था वो था कि जो मॉडर्न डे इसराइल है, ये क्रूसेडर किंगडम्स जो सलीबी रियासतें थी ऑफ 1000 AD 1069, उनके साथ इनके क्या पैरेलल्स बनते हैं। तो ये एक पुराना सिलसिला है ऑब्वियसली। मतलब मे बी पीपल नोटिस ड्यूरिंग द गजा वॉर, बिकॉज जाहिर है कि वो एक मेजर ग्लोबल इवेंट था और है। जो और वहां से ही ये जो हम आज के जो हालात हैं, ये वहां से ही शुरू होते हैं ना। बिकॉज दे से ना कि देयर इज नो सच थिंग एज अ बिगिनिंग और एन एंडिंग। मतलब हर एंडिंग से फिर 4 नई बिगिनिंग शुरू होती है। तो इफ यू लुक एट हिस्ट्री ओवरऑल, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक साइकिल है जो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रही होती है, किरदार बदल जाते हैं, हथियार बदल जाते हैं, लेकिन जो बेसिक इंसानी कैफियत है, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 5, 6, 7 हजार सालों में उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क आया है। ज़रार इस चीज़ ने भी वैसे आपको परेशान किया होगा, क्योंकि कंपैरिजन इसलिए मैं आपका ड्रॉ कर रही हूँ। हम लोग टीवी शोज़ में तो ख़ास तौर पे देखते हैं कि 5 मिनट का एक सेगमेंट कर लेते हैं, और ख़ास तौर पे गज़ा के ऊपर हफ्ते में 2 से 3 बार तो वो रजिस्टर करवा रहे होते थे कि हमें याद है हम इस पे बात करें, लेकिन आपका कंप्लीट फोकस इसी पे रहा। जो देख रहे हैं वो आपके ट्विटर टाइमलाइन पे जाके, एक्स के टाइमलाइन पे देख सकते हैं। लेकिन ज़रार ये भी आपने महसूस किया कि जैसे ग्लोबल डिस्कशंस इवॉल्व कर रही थी और एक्टिविज्म भी, जेंडर के बारे में बातें किस डिटेल्स में हो रही थी, इंसानी शख्सी आज़ादियाँ और क्लाइमेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। बल्कि हमारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग्स भी क्लाइमेट चेंजेस को कैसे आपने कवर करना है उस पे हो रही थी। सो ये एक सिविलाइज्ड इंसान नजर आ रहा था, बहुत इवॉल्व करता हुआ। और दूसरी तरफ बातें हैं, मैं तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा, तुम्हारी सिविलाइजेशन खत्म करूंगा, पत्थर के जमाने में भेजूंगा। सो ये चीजें शायद हम इनको नजरअंदाज कर रहे थे कि इस तरफ मामलात जा सकते हैं। एक गायबी ड्रीम वर्ल्ड में हम रह रहे थे, या वाकई ही लग रहा था कि दुनिया काफी सिविलाइज्ड हो रही है? नहीं, आई थिंक कि देखिए, अगेन दुनिया में कई दौर आए हैं जब आप समझ रहे थे कि यार नहीं ना, अब इंसान इस लेवल तक इवॉल्व कर दिया कि वो माजी की गलतियां नहीं करेगा। लेकिन वो इंसान ही क्या हुआ जो माजी की गलतियों को नहीं दोहराएगा? ऑल ऑफ हिस्ट्री इज, आई मीन, वो अक्सर कहा जाता है, द वन थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो कई दौर आए हैं इंसानी तारीख में जिसमें रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि एनलाइटेंड दौर है, लेकिन फिर उसके बाद कत्लो गारत दोबारा शुरू हो जाती है। तो अगेन आई विल से इट्स अ साइकिल। एक लिहाज से अब साथ मैं वेलकम करता हूं जिस तरह के बयानात आ रहे हैं आजकल ट्रंप से, या जो नेतन्याहू खुल के जो इजरायली बात करते हैं कि जी हम तो आपको कत्ल करने ही आ रहे हैं। क्योंकि अब आपके पास वो जो 10% क्या कहते हैं ना, मार्जिन ऑफ एरर जो आप लोगों को दे सकते थे कि नहीं यार असल में इस शेर में शायर का मतलब ये नहीं था, तो अब तो बहुत वाज़ेह है कि शायर का मतलब ये है कि जी हम आपको कत्ल करने आ रहे हैं। मतलब जिस तरह गली के गुंडे बात करते हैं उस तरह अमेरिका का सदर बात करता है। एंड आई थिंक दैट इज वंडरफुल, बिकॉज अब कोई इल्यूजन्स या कोई मतलब वो ग्रे एरिया जो है ना वो तकरीबन खत्म हो गया एंड थिंग्स अपीयर एज दे एक्चुअली आर। तो एक तरह से आई थिंक हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतनी ऑनेस्टी से लोग बात कर रहे हैं और इतनी क्लैरिटी हमारे सामने आई है। तो मेरा ख्याल है कि इस दौर में जितनी क्लैरिटी है वो मेरा ख्याल है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इट इज ऑलवेज याद नहीं, चले सही है बमबारी करते हैं लेकिन ये कहते तो हैं कि हम आजादी और जमहूरियत के लिए कर रहे हैं। अब तो ये वो भी नहीं कहते, अब तो कहते हैं कि जी लाइक यू सेड वी आर हियर टू डिस्ट्रॉय योर सिविलाइजेशन, वी आर गोइंग टू टेक योर ऑयल। तो आई प्रेफर नेकेड इंपीरियलिज्म जो दूर से लगे, कोई किसी किस्म के शक और शुबा में ना रहे कि दिस इज प्योर ओल्ड स्कूल इंपीरियलिज्म। तो एक तरह से मेरे ख्याल में पॉजिटिव भी है। ये वाकई इसने इस जंग जब से ये शुरू हुई, एक तो ये जो अल्फाज रहे और जिस किस्म की धमकियां थी, उसने पहले ही हायर मॉरल ग्राउंड पे ईरान को खड़ा किया और उनकी एक सपोर्ट अमेरिका के जो एलाइज हैं उनकी तरफ से भी नजर आई। और अमेरिका के अरब एलाइज भी बहुत खुलकर अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए, और इसमें एक बड़ा हमें ये नजर आया, ये जिस किस्म की एक बदमाशी दिखाने की कोशिश की गई थी। और ज़रार हमने ये मिथ्स भी बहुत सारी ब्रेक हुई हैं। उनमें से एक ये कि अगर आप अमरीकी प्रेसिडेंशियल आप एक शख्सियत हैं, एक प्रेसिडेंट हैं, तो क्या लैंग्वेज आप ओबामा की तरह यूज करते होंगे, कितने बड़े आप फैमिली मैन होंगे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एफ वर्ड्स इस्तेमाल किए जो हम तो मीडिया पे रिपोर्ट नहीं कर सके थे। इसकी आधी ट्वीट से पढ़ नहीं सकते अब सब। यस एग्जैक्टली। मतलब आप सोचें, मतलब इसकी कोई पैमरा लागू नहीं होता, हमारे ऊपर ही पैमरा लागू होता है, वो कुछ भी कर सकते। तो ज़रार फिर अब आज जो बातें कही हैं सदर ट्रंप ने, क्योंकि आमतौर पे जब नेगोशिएशंस हो रहे होते हैं, अब ये वो पैरेलल दुनिया जो हुआ करती थी माजी में उसकी हम बात कर रहे हैं। सो
या तो स्टेटमेंट्स दिए नहीं जाते या फिर बड़े मोहतात स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टेटमेंट जिसका भी मैंने रेफरेंस दिया है, आप समझते हैं कि कल अगर जेडी वैंस आएंगे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ, वही टीम जो पहले ईरान के साथ मुज़ाकरात पे बैठे हुए इस्लामाबाद में उठकर चली गई थी, सो अब वो एक क्लैरिटी के साथ आएंगे, तमाम बिहाइंड द सीन्स एक इस तरह का एक मामला, एक माहौल बना दिया गया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ईरान का भी दौरा किया है, कहा जा रहा था बहुत सी चीजों के ऊपर, लेकिन ये पॉस्चरिंग है दोनों तरफ से और कुछ ना कुछ कल हो सकता है डेवलपमेंट। आई होप इट्स पॉस्चरिंग। और देखिए पॉस्चरिंग भी कोई मतलब इस वक्त इस स्टेज पर इस तरह की पब्लिक एंड प्राइवेट पॉस्चरिंग, और देखिए इसकी दो ऑडियंसेस होती हैं, एक इंटरनेशनल ऑडियंस होती है और एक आपकी डोमेस्टिक ऑडियंस भी होती है। आपने दोनों के लिए मैसेजिंग करनी होती है। तो ये तो हमने पिछली दफा भी देखा, और इनफैक्ट आप किसी भी जंग को देख लें तो टेबल पे बैठने से पहले वो अपनी पोजीशन को मैक्सिमम पे लाते हैं, ताकि व्हेन यू आर बार्गेनिंग यू कैन गिव थिंग्स अवे। अब ये होगा एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, लेकिन और भी यहाँ पे मसले हैं। सबसे बड़ा मसला, अगर हम तीन बड़े मसले इसमें अगर गिनवाएं कि क्या व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन मेक थिंग्स गो रॉन्ग, तो एक तो ट्रंप खुद है, क्योंकि वो, अब मैं देख रहा था कि पिछले 1.5 घंटों में उसने ट्रूथ सोशल पे कुछ 65 बार ट्वीट किए, और अजीबो गरीब बात है। अब एक लिहाज से आप कह सकते हो कि पागलपन है, दिस इज मैडनेस, लेकिन हो सकता है कि इस मैडनेस में एक मेथड भी है, क्योंकि अमेरिका में रिचर्ड निक्सन के दौर में एक टर्म कॉइन की गई कॉल्ड द मैडमैन थियरी। और ये मैडमैन थियरी क्या थी, और ये हेनरी किसिंजर की थियरी थी। उसने कहा वो ये था कि जब निक्सन किसी से बात करना चाह रहा था ना, तो पहले उसके बयानात आते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी दूसरे बंदे को खौफजदा करने की। फिर किसिंजर जाता था और कहता था कि यार बात सुन, प्रेसिडेंट जो है ना यार, वो बिल्कुल खिसका हुआ इंसान है, अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकता है, तो बेहतर है कि तुम इसकी कोई बातें मान लो। सो दिस वाज अ बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी। अब ट्रंप में पता नहीं लगता कि ये स्ट्रेटेजी है या जेन्युइन पागलपन है। यू सी, बिकॉज दोनों चीजें हो सकती है, या इन दोनों की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। सो नंबर 1 प्रॉब्लम इज ट्रंप, नंबर 2 प्रॉब्लम इज नेतन्याहू। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक फॉर एग्जांपल अमन की चाबी अगर लेबनान में थी, तो लेबनान की चाबी नेतन्याहू के हाथ में थी। नेतन्याहू की चाबी किसके पास है? क्योंकि यहां तो अक्सर लगता है कि ट्रंप की चाबी भी नेतन्याहू के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। सो नेतन्याहू इज अ ह्यूज स्पॉइलर इन दिस। और थर्ड जो फैक्टर है जिस पर बहुत कम बात की गई है, वो है कि इस वक्त ईरान में, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। ईरान में इस वक्त डिसीजन मेकर है कौन? क्योंकि अगर हम ईरान की जो निजाम हुकूमत है, अगर पहले हम वो देखें, उसको मुख्तसर हम समझने की कोशिश करें, तो कुछ सिस्टम्स हैं जो पैरेलल में चलते होते हैं। पाकिस्तान में हमें पता है, हम तो बात करते हैं ना मिलिट्री सिविलियन डिवाइड में, वहां पर कोई 3 या 4 इस तरह के पावर सेंटर्स इमर्ज होते हैं। अच्छा, एक तो जो रिवायती एक फॉर्मूला होता है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होती है, पाकिस्तान में भी है, कई ममालिक में है, कि एक सदर है, फिर एक मजलिस है, पार्लियामेंट है, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन उसके साथ पैरेलल एक सुप्रीम काउंसिल भी है, या काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स, या काउंसिल ऑफ गार्डियंस, जो सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं, राइट। सुप्रीम लीडर थे जो शहीद किए गए आयतुल्लाह खामेनेई, और अब उनके साहबजादा मुज्तबा खामेनेई। अब उसके किरदार पर हम आते हैं। अच्छा, अब आप सदर नहीं बन सकते अनलेस सुप्रीम लीडर ने आपको अप्रूव नहीं किया। आप काउंसिल ऑफ गार्डियंस में आएंगे, जो एक चेक एंड बैलेंस बनता है उनका, वो भी सुप्रीम लीडर के अंदर आता है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पासदाराने इनकलाब, जिसको IRGC कहा जाता है। IRGC एक मतलब अभी घिसा पिटा जुमला है, बट जेन्युइनली एक स्टेट विद इन द स्टेट है। इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, ईरान की जो मिलिटेंट फॉरेन पॉलिसी, या जो फॉरेन पॉलिसी में मिलिटेंसी का इस्तेमाल हमने देखा है, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो शाम में हो, हिजबुल्लाह में हो, यमन में हो, ये सारी अलायंसेस IRGC के हाथों में आती है। हम यहाँ पर अभी ये भी याद रखना चाहिए कि अल ज़ैनबियून और अल फातिमियून मिलिशिया जो हैं, जो पाकिस्तानियों और अफगानियों से रिक्रूट हुए हैं, अफगान से रिक्रूट हुए हैं, वो भी डायरेक्टली आर अंडर द IRGC। IRGC ना सदर की बात सुनता है, ना पार्लियामेंट की बात सुनता है, ना काउंसिल ऑफ गार्डियंस की बात सुनता है। उनकी रिपोर्टिंग लाइन डायरेक्ट बॉस के साथ है, सुप्रीम लीडर के साथ। अब इस स्टेज पर ईरान में अगर आप 2-3 चीजें देखें, जो पिछले आप आज है 19 अप्रैल,
शाम के रात के 10:30 बजे। ओवर द लास्ट वीक अफसा आपने भी यकीनन ये देखा होगा कि तस्नीम न्यूज एजेंसी जो है ईरान की, अच्छा अब यहां पर हम ये भी जहन में रखें कि मुख्तलिफ एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज की मुख्तलिफ लॉयल्टीज हैं, ठीक है। प्रेस टीवी जो है वो दुनिया को दिखाते हैं, जैसे रशिया टुडे है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फिर है आपकी पार्स न्यूज एजेंसी, बाकी जो है मोस्ट ऑफ देम आंसर टू द सिविलियन लीडरशिप। तस्नीम न्यूज एजेंसी जो है, जैसे कि अल मायादीन लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ उनको गिना जाता है कि दे आर वेरी क्लोज टू हिजबुल्लाह। तस्नीम न्यूज एजेंसी इज वेरी क्लोज टू IRGC, और ये मेरे ख्याल है कि 17 अप्रैल की बात है। तो तस्नीम न्यूज एजेंसी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसमें कोई 10 ट्वीट्स में वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं, अरागची को, वजीर खारजा अरागची साहब को, और कहा कि इसने जो बात की है अपना हुर्मस की खोलने की, ये बहुत ही बेवकूफ बात है और ये और वो। Yet this is very important because इसमें और फारसी में ट्वीट करने का मतलब है कि आपकी ये डोमेस्टिक सिग्नलिंग, मतलब कि IRGC में जो हार्ड लाइनर्स हैं, और वो भी हम अभी बात करते हैं कि वो कौन हो सकते हैं, उनका व्यू इस जंग के बारे में कदरन मुख्तलिफ है। अब पेजेश्कियन, अरागची, कालिबाफ साहब, ये लोग ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं। IRGC वाले जो है, अब हम अगेन अभी हमें ये भी नहीं पता कि IRGC में हु कॉल्स द शॉट्स। व्हाई डोंट वी नो? क्योंकि एक तो उनकी टॉप 3 जो टियर्स हैं लीडरशिप के, उनको आपने कत्ल कर दिया है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि ईरान में जो डिफेंसिव जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड या मोज़ेक डिफेंस की, कि भाई इस सेक्टर का जो इंचार्ज है वो अपने आप अटैक करेगा, किसी से पूछेगा भी नहीं, ना किसी से बात करेगा। सो हम जब देखते हैं कि सऊदी अरब पर रियाद के आसमान में इंटरसेप्शंस उस वक्त हो रही हैं जब 7 ममालिक के वज़राए खारजा वहां पर ईरान जंग पर बात कर रहे हैं, तो मे बी दैट इज अ सिग्नल फ्रॉम द IRGC। सर्टेनली अरागची साहब को इस तरह ओपनली पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, इसका मतलब है कि वो उनको कह रहे हैं कि सर अगर हमारे बगैर, हमारे मर्जी के मुताबिक ये फैसला नहीं होता तो ये हम फैसला मानेंगे नहीं। उसके बाद फिर आप देखें कि कालिबाफ साहब ने अभी फारसी में एक बहुत लंबा इंटरव्यू किया है, और वो बहुत ही अहम, इंतहाई अहम इंटरव्यू है। वो कहते हैं कि जी, माना कि वी हैव द अपर हैंड इन दिस वॉर, इट डज नॉट मीन वी हैव वन। दुश्मन के पास भी स्ट्रेटेजी है और दुश्मन के पास बेइंतहाशा वसाइल हैं। तो वो यहां पर मेरा ख्याल है कि दबे अल्फाज में IRGC को भी सिग्नल कर रहा है कि थोड़ा सा आप अपना हाथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने बड़ा जरूरी बात है, क्योंकि एक बड़ी डिमांड ये भी है इसराइल की, तो साल से, और अमेरिका ने जो रिटन 15 डिमांड्स आई थी, कोई ऑफिशियल तो हमारे सामने पेजेस नहीं है, लेकिन उसमें एक ये था कि एक तो ईरान अपनी प्रॉक्सीज का भी खात्मा करे। सेकेंडली, जो अभी आप बात कर रहे थे IRGC के हवाले से, ज़रार पाकिस्तान की क्योंकि फील्ड मार्शल गए थे ईरान, तो ये एक तासुर था। और पहले तो एक्सपर्ट्स जब पहले दौर हुआ मुज़ाकरात का, तो इस बात को वो डाउन प्ले करते रहे कि इंटरनली ईरान के अंदर इख्तलाफात हैं, क्योंकि खबरें ऑब्वियसली इस तरह खुलकर वो स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी जब आसिम मुनीर गए तो ये कहा जा रहा था कि वो पहले से उनके IRGC में भी ताल्लुकात रहे हैं। उनके यहाँ जो खातिमुल अंबिया के हेडक्वार्टर में उनकी वो बहुत अनयूजुअल विजिट था जो आसिम मुनीर का हुआ, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। एंड दौरान जंग उनका जाना एक इटसेल्फ हाई लेवल का ये एक विजिट था। सो उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलने का ऐलान हुआ, तो एक तो डायरेक्टली उसको कनेक्ट किया जा रहा था, खुद अमेरिकी मीडिया का ही मैं हवाला दे रही हूँ, CNN इसको कनेक्ट कर रहा था आसिम मुनीर के दौरे के साथ। सो आप समझते हैं कि जब वो गए होंगे वहां पर तो कुछ बेसिक्स के ऊपर इत्तेफाक करवा लिया होगा, जिसपे IRGC उनकी जो दीगर लीडरशिप है उसके साथ एक पेज पर हो, और तभी आज अमेरिका का वफ्द अनाउंस हुआ इस्लामाबाद आने को। नहीं, आई थिंक एब्सोल्युटली, एंड ये आपने एक बड़ी, ये बहुत लोगों ने मिस किया आपसा, ये जो गए थे ना खत्म अम्बी, जो IRGC का जो टैक्टिकल हेडक्वार्टर है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये कोई ऐसी रूटीन दौरा नहीं है कि यार चले यार हम आपको इस्फहान का बाजार दिखा देते हैं, या कायदे आजम की मीनार पर जाकर आप फातिहा पढ़ ले। नो, दिस वाज हाईली इंपॉर्टेंट। और जहां तक आपका सवाल है, तो मेरा ख्याल है कि हाँ बिल्कुल, अगर वहां तक कुछ हद तक सेटिंग नहीं हुई होती तो इस वक्त हम ये नहीं सुन रहे होते कि विटकॉफ, कुशनर, अब मुझे लेटेस्ट नहीं पता क्योंकि हर 3 मिनट के बाद वैंस की कॉन्फर्मेशन होती है, फिर वो डिनाई होता है, कॉन्फर्मेशन होती है। मैंने पिछले 20 मिनट में फोन नहीं चेक किया, उम्मीद है कि अभी तक दुनिया तबाह नहीं होगी, लेकिन कोई गारंटी भी नहीं है इस बात की।
डेफिनेटली। और अगेन यहाँ पर ना आई मीन अगेन यार मुझे सोच के खौफ आता है कि हाउ डिफिकल्ट दिस मस्ट बी फॉर द फील्ड मार्शल। और कितनी देखिए हम यहाँ पर बैठ के आई मीन मैं आपको बता सकता हूँ कि जितनी एंजाइटी हमारी है इस वक्त, मतलब इसकी मिसाल नहीं मिलती यार। क्या जंग खत्म होगी, नहीं होगी, बातचीत होगी, अच्छा वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं, नहीं आ रहे। मतलब एक खबर आती है तो हम स्टॉक मार्केट की तरफ तना 10,000 पॉइंट ऊपर, दूसरी खबर आती है 5 मिनट में हम 20,000 पॉइंट नीचे होते हैं। दिस इज व्हाट माय ईसीजी, मतलब मेरी जो अगर आप हार्ट बीट का लोग है ना तो वो भी यूं जा रहा है इस वक्त, बिकॉज इट्स क्रेजी, राइट। लेकिन अगेन यहां पर ये भी आप देखिए कि शटल डिप्लोमेसी और फेस टू फेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। सिर्फ ट्वीट्स पे या फोन कॉल्स पे डिप्लोमेसी नहीं आती। फील्ड मार्शल ईरान में थे, शहबाज शरीफ गल्फ में थे। इस तरह की हेक्टिक डिप्लोमेसी नहीं होती अनलेस यू आर लीडिंग टुवर्ड्स समथिंग। और यहां पर, और ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, as much as I'm saying it to you and to the audience, we also have to be patient, क्योंकि ये 1979 से 2026 का जो खड्डा है, ये एक हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्तों में खत्म नहीं हो सकता। देयर आर टू मेनी स्टिकिंग पॉइंट्स। स्पॉइलर जो है मेन, उन पर तो हमने बात कर ली है। मेरा ख्याल है अब ये कल शाम को आ रहे हैं, उम्मीद है खैर वाफियत से पहुंच जाएं। ईरान से अभी हमें कोई कॉन्फर्मेशन एज सच नहीं मिली, सिर्फ जराए से ही बात चल रही है। उम्मीद है कि वो भी आ जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एनी ऑफ अस शुड बी एक्सपेक्टिंग कि कोई कॉम्प्रहेंसिव पीस एग्रीमेंट इस हफ्ते हो। इस बार वैसे जी आप बात हो जाए ना अफसा कि बातें चलती रहेंगी और हम सीज फायर को एक्सटेंड कर देंगे, फॉर नाउ दैट इज इनफ मेरी नजर। और इस बार ये इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि ज़रा हमने देखा कि जब ओबामा के टाइम पे न्यूक्लियर डील हुई थी तो वो तो 1 दहाई का काम, और फिर 2 साल तो कम से कम लगे थे डायरेक्टली इंगेज करती रही दोनों की टीम्स, टेक्निकल टीम्स हायर लेवल्स के ऊपर, और उसके बाद एक अग्रीमेंट हो गया था। लेकिन इस बार क्योंकि ऑयल प्राइसेस की वजह से इतना इम्पैक्ट हुआ है दुनिया के ऊपर इसका, कि सब एक्सपेक्ट करें कि जल्द से जल्द इसका हल निकले और कम से कम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुली रहे। ये तमाशा ना हो जो पिछले 2 दिन में कम से कम हमने देखा। बड़ा अच्छा उसका इम्पैक्ट आया था जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलने का ऐलान किया और ट्रंप ने उनको थैंक किया था, और उसको ट्रंप ने इंटरेस्टिंगली थैंक करते हुए भी स्ट्रेट ऑफ ईरान कहा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने एक ट्वीट में स्ट्रेट ऑफ ईरान भी कहा। ट्रंप के मूड स्विंग्स का अंदाजा इस बात से है कि कभी वो उसको क्या नाम देते हैं, कभी उसको वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप का नाम भी दे चुके हैं। लेकिन अब ज़रार अगर एक न्यूक्लियर डील हो, अब हम तो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स नहीं, लेकिन कम से कम इससे पहले जो डील हुई उसके प्रोसेस को भी देखा है और उसमें क्या शराइत हुई। उस वक्त ईरान एक इंटायरली डिफरेंट पोजीशन में था। अब इस जंग में उन्होंने एक ब्रेवली मुकाबला भी किया है। उनके यहाँ सेंटिमेंट बहुत हाई है, आपने जैसा कि जिक्र किया। ईरान के अपने अवाम को भी वो बहुत हद तक जवाब दे हैं, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई को एज अ जंग के पहले पॉइंट के तौर पे उनको शहीद करना, उसमें ईरानी अवाम का बड़ा सेंटिमेंट है। उनकी एक मजहबी हवालों से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। खासकर हमने पाकिस्तान में भी बड़ा रिएक्शन देखा, और लेबनान में भी ये सब कुछ हिजबुल्लाह की तरफ से एक रिएक्शन में किया गया था इजराइल पे अटैक्स, और वहां भी जंग इसी के नतीजे में शुरू हुई। एक रिस्पॉन्स तो बड़ा सख्त और जज्बाती था आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर, और फिर बाद में क़यादत को जो अटैक किया गया। लेकिन आप समझते हैं कि ईरान ट्रंप को एक ऐसी डील उनके साथ साइन करेंगे जिसको ट्रंप अपनी विक्ट्री कह सकें, क्योंकि जितना वावेला ओबामा के खिलाफ ट्रंप ने किया अपनी थ्रू आउट हिज कैंपेन्स, और फिर उसको खत्म करना, उस अग्रीमेंट को, दोबारा सैंक्शंस को बहाल करना, वो कैसे वो अल्फाज वापस लिए जा सकेंगे, या ये मुमकिन होगा ट्रंप के लिए? ईरान भी ट्रंप के लिए यूटर्न लेना कोई इतना मुश्किल नहीं ये भी है। और देखिए अगेन कुछ यूटर्न अच्छे भी होते हैं। ये हमारे यहाँ किसी अजीम शख्सियत ने कहा था। नहीं, बात गलत नहीं थी यार, कुछ यूटर्न अच्छे होते हैं। अगर वो गलत फैसला लेने से आप यूटर्न ले लोगे तो मैं तो कहूंगा 100 बिस्मिल्लाह। बस यूटर्न के बाद दोबारा यूटर्न ना लेना, बिकॉज़ फिर आप उसी सिमत में चलने लग जाते हैं। लेकिन ज़रा सॉरी, एक अगर इसको थोड़ा कुछ, अगर ये एक एग्रीमेंट करना है तो ईरान की बातों को, मुतालबात को मानना पड़ेगा। जैसा कि वॉर लॉसेज उन्होंने कहा हमें दिए जाएं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे वो जिस तरीके से टैक्स लगाने के हवाले से वो पहले मुतालबा करे, दैट्स वन थिंग। बट अगर उनके ऊपर से सैंक्शंस भी हट जाती हैं तो एक पावरफुल, फाइनेंशियली पावरफुल ईरान, वो ज्यादा बड़ा खतरा और नाइटमेयर नहीं तस्वुर करेंगे अमेरिका और इसराइल उसको? आई थिंक उससे ज्यादा तो गल्फ स्टेट्स के लिए मसला होगा। आई थिंक उससे ज्यादा। लेकिन अगेन आई थिंक मैं जानता हूं कि हम अब स्पेकुलेशन पर स्पेकुलेशन, बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक मिड टर्म में अगेन वुड बी कंप्लीटली रॉन्ग। मेरा ख्याल है कि मिड टर्म में देखो इमीडिएट सैंक्शन रिलीफ तो मुश्किल है। ईरान यकीनन ये चाहेगा कि सैंक्शन रिलीफ हो, इसलिए तो ईरान का ये था ना कि यार हमें जंग बंदी नहीं चाहिए, हमें कॉम्प्रहेंसिव पीस एग्रीमेंट चाहिए जिसमें गारंटीज भी हो, राइट। अब गारंटर कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता वो एक अलग बात है।
आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म जो ईरान की जो फ्रोजन फंड्स हैं, जो मेरा ख्याल है कि तकरीबन $20 बिलियन है लगभग इन अमेरिका एंड इन द वेस्ट, आई थिंक ईरान चाहेगा कि उसको आप स्टेजेस में रिलीज करें. आई थिंक कि वो कहेंगे तो हमें फुल सैंक्शन रिलीज चाहिए, लेकिन शायद वो इस बात पर राजी हो जाए. सेकेंडली, अब अगर ये जो आपने बात की ना मुआवजे की, अच्छा, अब इसमें जो अंग्रेजी में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं दे आर सिग्निफिकेंट. पहले ईरान ने कहा रेपरेशंस, ठीक है. अब रेपरेशंस का लफ्ज अमेरिका को कबूल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रेपरेशंस का अमेरिका में एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी है, और वो ये है कि अक्सर जो स्याह फार्म एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि जी हमें जो आपने जो 2-3 साल तक गुलाम रखा था, हमें इसकी रेपरेशंस दी जाए, राइट. सो रेपरेशंस दी जाती हैं बाय द लूजिंग पार्टी, जैसे कि पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी से रेपरेशंस ली गई, ठीक है. फिर अगर आप देखें तो ईरान ने जो अगला जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने रेपरेशंस नहीं कहा, नेक्स्ट राउंड में उन्होंने कहा वॉर रिकंस्ट्रक्शन. अच्छा, अब रिकंस्ट्रक्शन एक फिर भी कदरन न्यूट्रल लफ्ज है, राइट. लेकिन अगर अमेरिका वो भी देने के लिए तैयार नहीं है, तो एक चोर गली वाला रास्ता भी है, और वो है जो आपने कहा हॉर्मोज पर टैक्स. अब अगर अमेरिका राजी हो जाता है कि चले सही है यार, 50% तुम्हारा, 25% ओमान का, 10% भाई का, या जो भी इनकी इवेंचुअली अरेंजमेंट बनती है, बिकॉज ट्रम्प एट द एंड ऑफ द डे इज सौदा कर रहा है ना, वो बेसिकली बिजनेसमैन है. यार कुछ लो और कुछ दो, तो वो भी डी फैक्टो रेपरेशंस ही है ना एक तरह से, लेकिन परमानेंट रेपरेशंस, जो ईरान की एक इनकम स्ट्रीम बनती है. अब जहां तक गल्फ स्टेट्स की बात है, ईरान को तो बिल्कुल फिक्र होगी, अमेरिका को शायद इतनी फिक्र नहीं होगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका इज अमेरिका. एक साइड पर एक ओशन, एक साइड पर दूसरी ओशन, ऊपर कनाडा, नीचे साउथ अमेरिका. नो वन इज एवर गोइंग टू पोज अ थ्रेट टू द अमेरिकन होमलैंड, राइट. वो तो सिर्फ आप फिल्मों में ही देखते हैं ना, वो हकीकत में तो ऐसा कभी नहीं होता. इजराइल के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम बिग टाइम. वो अपनी सारी लॉबीज को एक्टिवेट करेंगे, और गल्फ ममालिक में सबसे बड़ा मसला तो यूएई के लिए है ना, क्योंकि आपने अपने आप को इजराइल के साथ बांध दिया है, विच इज 2250 किलोमीटर अवे, अगेंस्ट ईरान जो तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर है. सो अगर कोई ऐसा ईरान उभरता है जो इस वक्त तो लग रहा है, विच इज मोर नेशनलिस्टिक, विच इज मोर अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड मोर, मतलब वो इडियोलॉजिकल नहीं लेकिन प्रैग्मेटिक भी, या मोर अग्रेसिव, तो यूएई के लिए तो दिस विल बी अ कांस्टेंट प्रॉब्लम, बिकॉज ईरान ने एक एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर दी है कि आप जहां पे भी गल्फ में हो, हम आपको टारगेट कर सकते हैं, आप क्या कर लोगे. एंड एट द एंड ऑफ द डे यूएई की पॉपुलेशन कितनी है, ईरान की पॉपुलेशन कितनी है, आजकल के टेक्नोलॉजिकल दौर में भी दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. सो आई थिंक दैट द रियल कंसर्न विल बी इन यूएई. इसीलिए तो आप जो यूएई की स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, प्रीटी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स, तो उनको तो नजर आ रहा है कि यार हमारी जो पिछली जो कई दिहाइयों की फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट वो लॉस में जा रही है. सो दैट इज गोइंग टू बी. और ईरान क्या बातें आप समझते हैं, कौन से इनकी ऐसी शराइत हैं जिनको मान लेगा? बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इस बात के ऊपर कि अपनी प्रॉक्सीज को ईरान जो है वो सपोर्ट अपनी बंद करे. सो आप समझते हैं कि अगर तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक इस तरीके से हो जाती हैं जो एक्सेप्टेबल हों ईरान को, और उनकी क़यादत को, सैंक्शंस भी हट जाती हैं, उनके लिए इकोनॉमिकली बेहतर हो जाते हैं मामलात, तो वो इस तरफ भी जाने का सोचेंगे? मुश्किल है. अगर आपकी ये मुराद है कि जी आप हूसियों को सपोर्ट ना करें, आप हिजबुल्लाह को सपोर्ट ना करें, आप इराक में खतीब हिजबुल्लाह हो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट ना करें, तो मेरा नहीं ख्याल. दूसरी बात है अब्सा कि इसको आप प्रूव कैसे करेंगे. वैसे भी ये तो वैसी बात है ना कि यार चले मैंने लिख दिया यार, ठीक है मैं नहीं सपोर्ट करूंगा. अच्छा, देन व्हाट? अगर वो अंदर खानी सपोर्ट कर भी रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप क्या कोई मतलब बैंक ट्रांसफर तो नहीं होगा ना जो आप दिखाएंगे दुनिया को, राइट. There's not going to be any smoking gun. I think कि कंडीशनल जो इन्होंने लेबनान की सीज फायर कंडीशनल किया था, that was obviously to save हिजबुल्लाह, because हिजबुल्लाह इनकी इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक ही इनका मेजर केपेबल इत्तेहादी बचा है, and that is हिजबुल्लाह. तो no one in Iran wants to give up हिजबुल्लाह, because कल का आपको कुछ नहीं पता. अगर हिजबुल्लाह को वहां से एलिमिनेट किया जाता है, या अगर हिजबुल्लाह के ईरान के साथ लिंक्स कट जाते हैं, तो they will find another patron. They don't want that. Iran doesn't want that. तो मेरा ख्याल है कि जो मेजर आइटम्स हैं वो तो ऑब्वियस हैं. इट इज हॉर्मुज,
न्यूक्लियर प्रोग्राम, एनरिच्ड यूरेनियम, और कुछ हद तक हाँ इनके जो एलाइज हैं, इनको आप एलाइज कहें, इनको इत्तेहादी कहें, इनको आप प्रॉक्सीज कहें, लेकिन आई थिंक कि ये अगर आप लिख भी दें ना तो उसकी कोई इतनी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है. So definitely it might be part of the agreement, लेकिन I don't think कि domestically तो ईरान बिल्कुल नहीं बेच सकेगा. IRGC को तो बिल्कुल ही कबूल नहीं होगा. I think हर और उनके जो अपने सर्वाइवल के लिए भी वो अब इसको मेरे ख्याल से अब ज्यादा सेंटिमेंट इंक्रीज होगा इसके हक में ईरान के अंदर भी. अब ईरान के लोगों ने ज़रार आपको कैसे सरप्राइज किया? बड़ा अरसा ऐसा लगा कि ईरान का कल्चर या उनकी जो लोग हैं उस सिविलाइजेशन को हमने डिस्कस करना छोड़ दिया था. वहाँ भी एक इस किस्म का निज़ाम था जिसमें इतनी गुंजाइश नहीं थी उनके कल्चर को डिस्कस करने की. इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में सिविल लिबर्टीज जो है वो उस तरह से शख्सी आज़ादियों के हवाले से एक डिबेट रही है और हमारे यहाँ भी है. लेकिन अब जो चीज़ें तब्दील हुई वो हमें देखा, एक बड़ा यूनाइटेड ईरान हमें नजर आया. एक और चीज़ ये कि ये एक मिथ तो दुनिया में थी कि आपकी नज़र में वो ब्रेक हुई कि अमेरिका कहीं रिजीम चेंज की ख्वाहिश रखता है तो ग्राउंड वर्क उनका भरपूर होता है, उनको मालूम होता है लोगों की पल्स क्या है. यहाँ पर बहुत से लोग, मैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि इसराइली मोसाद के ऊपर ग्राउंड इंटेलिजेंस पे बहुत रिलायंस रहा, तो अमेरिका ये समझता रहा कि हम रिजीम चेंज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ प्रोटेस्ट उससे पहले हुए थे हमने. लेकिन अलबत्ता बिल्कुल एक मुख्तलिफ सेंटिमेंट देखा. ये तमाम चीज़ें कैसे अमेरिका समझ नहीं पाया, क्योंकि कुछ दिन पहले ट्रंप ऐसा लग रहा था कि वो रिजीम चेंज भी मजाक के अंदाज में कह रहे होते हैं, एक तंजिया बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ पर ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं दे रहे थे ईरानी, वहां पर गेज को राइट नहीं मिल रहे थे, ट्रांसजेंडर एंड गे की बात वो कर रहे थे जिनके खुद राइट्स के खिलाफ रहे हैं ट्रम्प थ्रू आउट हिज लाइफ, एंड उनकी सपोर्ट बेस पीसी के अराउंड है. सो ये तो मुझे तमस्खुर उड़ाते हुए वो नजर आए अपने रिजीम चेंज के प्लान के हवाले से कि हम कितने नॉन सीरियस थे. कि क्या सोच थी? देखिए अब ये बातें भी थक गई है ना. You know, we are coming to save the women of Iran. We are coming to save. अच्छा, ये आयरन वाली चीज भी मुझे बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि इटली को कभी आइटली नहीं बोलते, लेकिन ईरान को आयरन बोलना होता है. I don't understand why that is. पता नहीं. I mean, जो कौम मैसेच्यूसेट्स और कनेटिकट बोल सकती है वो ईरान क्यों नहीं बोल सकती, मुझे कभी समझ नहीं. Right? I mean, मैंने तो पढ़ता भी हूँ, मैंने कहा क्या है कनेक्टिकट, वो कहते हैं कनेटिकट, and I'm like, how the hell am I supposed to know? कनेक्ट लिखा हुआ है यार यहाँ पे. Anyway, be that as it may, मैं भूल गया आपका सवाल क्या था. ये कि ईरान कैसे मालूम अमेरिकियों को जो इतने अपने आप को दुनिया के सबसे तेज तरार और खासकर उनकी इंटेलिजेंस को कैसे नहीं समझ पाए कि ग्राउंड पे भी हम रिजीम नहीं चेंज कर सकते. दिस इज माइंड ब्लोइंग ना. अब आप एक सेकंड के लिए जरा पॉज करके सोचें व्हाट डज दैट मीन. क्योंकि हम जब बैठे होते हैं और यकीनन मतलब शायद आपने भी ऐसा सोचा और मैंने तो कई बार ऐसा सोचा है कि यार ये जो बैठ के पेंटागन और व्हाइट हाउस और CIA वाले प्लानिंग करते होंगे, क्या प्लानिंग करते होंगे ये लोग. इनके पास तो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है. इनको तो ये भी पता है कि आज मैंने मतलब नाश्ते में क्या खाया, राइट. बट आई थिंक दैट यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट स्टूपिडिटी. और हम ना अक्सर जब हम ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं और जी इनका ये प्लान है, इनका वो प्लान है, यकीनन होगा, बट वी मस्ट नेवर एवर फॉरगेट कि इंडिविजुअल्स कैन बी क्रेजी एंड स्टूपिड एंड ईगोसेंट्रिक. क्योंकि आखिरकार मतलब तारीख क्या है? तारीख लोगों की कहानी है और इंसानों की कहानी है ना. तारीख नाम की कोई चीज नहीं है, बायोग्राफी नाम की एक चीज होती है, राइट. एंड पीपल डू क्रेजी एंड स्टूपिड थिंग्स. अब जहां तक मेरा तो ख्याल है कि अगर आप किसी से पूछें कि यार पूरी इंसानी तारीख में सबसे 2 खतरनाक चीजें क्या हैं जो जब यूनाइट हो जाए तो दुनिया तबाह हो जाएगी, लोग कहेंगे यार एटम की बात कर रहे हो. मैंने कहा नहीं. लोग कह रहे हैं जहरीली गैस नहीं, स्टूपिडिटी एंड एरोगेंस. बेवकूफी और गरूर जब एक पैकेज में मिल जाए ना, इट इज ओवर. बिकॉज एक तो आप बेवकूफ है और दूसरा आपको कोई बता नहीं सकता कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि आपको अपने बेवकूफ होने पर ही फख्र है. So I think that this is what America is right now. और अगेन मतलब आपको कितने सबूत चाहिए? पीट हेग्सेट अपने उसने जो मदरसा खोला हुआ है पेंटागन में और हर हफ्ते वहां पर एक मतलब पीट हेग्सेट की नौकरी जाने वाली है, वैसे खबरें सोशल मीडिया पे ये भी हैं. I hope so. तो पीट हेग्सेट बना हुआ है ना, वो दर्स देता है कि ये वो. तो पिछले रोज वो बाइबल को कोट कर रहा था, जो बाइबल कोट ही नहीं है, वो पल्प फिक्शन का कोट है. मेरी पसंदीदा फिल्म पल्प फिक्शन का में बताया हुआ एक कोट आया उन्होंने उसने शेयर किया. दैट्स वेरी ट्रू. जस्ट पॉज फॉर वन सेकंड एंड थिंक अबाउट इट. इसका क्या मतलब है? आई मीन अभी ना ये जब बाइडेन के दौर में तो I met this पाकिस्तानी अमेरिकन जर्नलिस्ट, हफिंगटन पोस्ट के लिए काम करते हैं, काफी अच्छी उनकी स्टोरीज होती हैं.
तो मैं उससे बैठा हुआ था, मैंने कहा कि यार मतलब ये इस तरह खुल के इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं कि नथिंग इज हैपनिंग इन गजा। मैंने कहा यार मेरे फोन पर है, हाँ, एंड ही इज लाइक कि यार यू विल बी सरप्राइज्ड, लेकिन ये बातें यूएस प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंचती। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? वो ही इज लाइक कि नहीं, उसको ब्रीफिंग्स मिलती है और उन ब्रीफिंग्स में ये चीजें नहीं होती। अब मैं अगेन आई रिफ्यूज टू बिलीव, मैंने कहा यार मेरी अकल नहीं मानती इन बातों को। लेकिन अभी रिसेंटली आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, पता नहीं, यहां पर एक था कि ट्रम्प जो है ना, वो कहता है कि यार जब आप मुझे इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दे रहे हो ना, आप मुझे ये लंबे लंबे मतलब फाइलें ना दिया करें, आप मुझे वीडियो दिखाएं, मुझे वीडियो की समझ आती है। तो जो वीडियोस, आई एम नॉट जोकिंग, आई विल सेंड यू द लिंक। वीडियो में भी वो कहते होंगे 30 सेकंड्स की टिकटॉक फॉर्मेट, राइट? ट्रम्प इज अ जेन जी। यार मैं वही तो मतलब, The only difference Zarar is maybe Trump, बेटा जब आप बहुत ज्यादा इस तरह के वीडियो देखेंगे ना, आपका ज़हन मफलूज हो जाएगा। इट्स ट्रू एंड यू कैन टेल यार, हमारी अटेंशन स्पैन खत्म हो गई है। सो ट्रम्प को जब ये ईरान वॉर पर ब्रीफिंग दी जाती है ना, उसको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाती है। ये देखें हमने इसको तबाह कर दिया, ये देखें हमने इसको मार दिया, जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो उसके पास आती ही नहीं है। तो जैसे वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यू नो कि अगर आप बंदे को कचरा खिलाओगे तो वो बंदा कचरा ही बन जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग हियर। एंड इमेजिन एक सेकंड के लिए कि ये वो लोग हैं who control the world, who can यही destroy सोचते them. हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल। अब या इससे फिर मतलब हाँ, बहुत ज्यादा ना हो, एंजाइटी ना हो तो क्या हो? ये एक वैसे अब वाकई ज़रार एक बिल्कुल मिथ नजर आती है। हम ये भी अमेरिका में समझते थे कि एक सदर के पास इतना अल्टीमेट इख्तियार नहीं होता कि वो कुछ भी करता फिरे, और अमेरिकी इंटेलिजेंस, अमेरिकी इदारे इतने स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट ज़रूर है कि वो उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस सिर्फ एक ही जगह से आता है अमेरिका में, और ये खुद अमेरिकी आला ओहदेदारों की तरफ से अपने रेजिग्नेशन में भी लिख दिया गया। आई एम अगेन फॉरगेटिंग हिज नेम, बट आई एम श्योर जो कैंट की तरफ से लिखा गया था कि इनको तो तमाम फैसला इसराइल करवा रहा है, तो कितने कॉम्प्रोमाइज्ड तरीके से फैसले हो रहे हैं, दैट्स वन थिंग। लेकिन ज़रार अब मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अनवर इकबाल साहब से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सदर ट्रम्प, क्योंकि उनसे मैंने पूछा कि उन्होंने मजहबी तौर पे भी लोगों के सेंटिमेंट्स काफ़ी ट्रिगर कर दिए हैं, एक बैक एंड फोर्थ चल रही है उनके और पोप लियो के दरमियान, और हम देख रहे हैं कि दूसरे मुल्क भी इसमें सामने आ रहे हैं ट्रम्प की मुखालफत में। और अभी कोई रिसेंट स्टेटमेंट भी कुछ देर पहले भी पोप लियो भरपूर वो भी अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उनको करना पड़ रहा है, बट ट्रम्प तो खैर बहरहाल कोई लिहाज करने को तैयार नहीं है। इसने क्या इफेक्ट किया होगा ट्रम्प की जो सपोर्ट बेस है? आप इसको भी जानते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका नारा था, ये अब रियलिटी तो अब अमेरिकियों को किस अंदाज में अगर वो पर्दे में रख रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं, दैट्स वन थिंग, लेकिन वो तो बिल्कुल क्रैश कर दिया, खत्म कर दिया सदर ट्रम्प ने, कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क नजर आने लगा है जो ईरान उसको टफ टाइम दे रहा है, खुद वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं इसराइल के हाथों, और सदर ट्रम्प जो है वो स्पेस तो नजर नहीं आती कि वो अपने सपोर्टर्स के सामने कुछ क्लेम कर सकें। आपको क्या नजर आ रहा है? ये ओके, तो अब यहाँ पे दो तीन मुख्तलिफ बातें हैं, हम थोड़ा पोप लियो पे आप पहले आ जाए। वैसे यार पोप का तो अपना बंदा क्या कहे यार, मतलब एक आपका फटा आया तो अल्लाह के साथ चल रहा है, आपने कहा कि चलो पोप के साथ भी फटा शुरू कर दे बिना वजह। दिस इज व्हाट ही डज। आई मीन मतलब यूरोप के साथ पंगा लेने का क्या फायदा था आपको? आपने मूड हो रहा है मेरा, मैंने ले लिया है। नहीं, आई मीन ऑब्वियसली देयर समथिंग रॉन्ग विद हिम, इसमें तो कोई दो राय। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा हैरानकुन बात इसमें पता है क्या है अफसा? ये नहीं कि उसका पोप के साथ लड़ाई हुई है, ये सिलसिला बाय द वे जनवरी से चल रहा है। 7 जनवरी को ये लोग जाके मदुरो को उठा लेते हैं ना, वेनेजुएलन सदर को। उसके बाद जो पहली जो तकरीर देता है ना पोप, वो कहता है कि इस वक्त दुनिया में उन लोगों का राज हो रहा है जो मतलब अखलाकियात नहीं जानते, जो सिर्फ जंग जानते हैं और ये वो। तो इन्होंने समझा कि यार ये तो हमारे बारे में बात कर रहा है, कि जैसे कि कोई रोड पे जा रहा हो ना और कहे ओए पागल, और एक बंदा कहे कि यार तू मेरे बारे में बात कर रहा है, मतलब कि आप मान रहे हो कि मैं ही हूँ। जिसने मेरे साथ एक दफा हुआ था ये ज़ैनब मार्केट में। anyway, वो एक अलग कहानी है, वो किसी और दिन आपको सुनाऊंगा, बड़ी जरूर सुनेंगे ये हम। हाँ, वो बंदे ने कहा ओए पागल, मैंने यूं बोल के देखा, मैंने सब लोग मेरे पे हंसने लग गए। एनीवे, तो एक तो ये चल रहा है। मेरे लिए जो हैरानकुन बात है इसमें कि अपेरेंटली ये वेटिकन और ये इनके साथ जो मुंसलिक मीडिया है उनकी तरफ से खबर आती है कि जनवरी में जो चीफ ऑफ स्टाफ और समथिंग पेंटागन का है वो जाता है और पोप लियो के नुमाइंदे से मिलता है और कहता है कि जी देखें, अमेरिका है, हम दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, तुम लाइन में लगो, नहीं तो जो 14वीं सदी में एवेनॉन की पोप के साथ किया गया था हम वो करेंगे। अब ये बड़ी मजेदार कहानी है क्योंकि 14वीं सदी में
फिलिप था, फिलिप द फोर्थ आई थिंक, फ्रांस का, और उसका पोप के साथ फड्डा हो गया। अब उन दोनों में कई हुक्मरानों के पोप के साथ फड्डे होते थे। उसने बकायदा पोप को अगवा करके 3 दिन तक एक कमरे में उसको बंद करके मारा, और फिर उसने अपना पोप लगा दिया अपने शहर में। तो मेरे लिए जो अमेजिंग बात है कि आजकल के अमेरिका के इंतजामिया में किसी को इतनी तारीफ पता भी है, बिकॉज दिस इज नॉट कॉमन हिस्ट्री, यू नो। तो एक तो ये है। तो अच्छा, क्या ये फड्डा उसको हिट करेगा? 20% ऑफ अमेरिकन आर कैथोलिक। अब जाहिर है कि वो नाम नेहाद कैथोलिक हैं, मुझे नहीं पता कि वो कितने फर्वेंट कैथोलिक्स हैं। जेडी वैंस खुद कैथोलिक है। शॉन हैनिटी जो फॉक्स न्यूज का होस्ट है, वो कह रहा है कि आज से मैं कैथोलिक नहीं हूं, क्योंकि कैसे हो सकता है कि पोप ने मेरे अब्बू ट्रंप के बारे में ऐसी बातें की हों। तो एक मतलब अजीब किस्म की एक बिदअत भी चल रही है वहां पर, जो ये इवेंजेलिकल्स हैं, और ट्रंप की मेजर सपोर्ट बेस इवेंजेलिकल्स है, जो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स उनको अच्छा नहीं समझते। वो समझते हैं कि यार ये तो बिदा है। आई डोंट थिंक कि ट्रंप को बहुत ज्यादा हिट होगी मिड टर्म्स में, क्योंकि आखिरकार ट्रंप के वोटर भी ट्रंप जैसे ही, राइट। और ट्रंप ने एक दफा बड़ी फेमस बात की थी कि यार मैं अगर मैनहट्टन के मेन रोड पर एक बंदे को कत्ल भी कर दूं ना, फिर भी ये लोग मुझे वोट डालेंगे, क्योंकि ये हुब्बे अली नहीं है, ये बुग़्ज़े मुआविया है। यू सी, वो डेमोक्रेट्स और ये जो इसने जो उनको पढ़ाया हुआ है ना कि ये सब ये वोक लिबरल्स, ये जो खूनी लिबरल्स हैं, उनके साथ उनसे इतनी नफरत करते हैं कि ट्रंप कहते हैं यार जैसा भी है फिर भी हमारा बंदा है। सो आई थिंक दैट दे विल नॉट वांट टू लूज ट्रंप, कि सही है यार इसकी हम 100 बुराइयां हैं, हम वो बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि बाकी लोगों से हमें दिल से नफरत है। सो आई डोंट थिंक कि इन द शॉर्ट टर्म ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकली डैमेजिंग होगा, अनलेस के उसके वोटर्स को सीरियस इकोनॉमिक पिंच पहुंच रही हो, और मेरा ख्याल है वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मोदी जी के वोटर्स हैं। मोदी जी पे आना चाह रही थी मैं वैसे। जरार डायनामिक वही है अब साहब, इट्स द सेम डायनामिक। हमारे यहाँ भी एग्जांपल्स आपको इस तरह की मिलेंगी कि जो भी हो जाएगी बंदा तो हमारा ही है। ये तो पॉपुलिज्म है। मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि हमारे यहाँ भी इसी तरह के दलाइल होते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन इन चोरों को क्यों लेकर आ गए। सो दिस एग्जैक्टली इज द पॉपुलिज्म द वर्ल्ड इज डीलिंग विद राइट नाउ। दिस इज ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर। अच्छा, वैसे जरार ऑनेस्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कैसे डील किया है सारी चीज को? ये एक चीज है कि हम तो क्योंकि इस्लामाबाद की हद तक भी बहुत सी चीजों को सोच रहे होते हैं, तो ये रस्ते वस्ते बंद होना और इस किस्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट से शहरी परेशान होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है कि वो हुकूमत के साथ ताउन तो कर रहे हैं इस्लामाबाद के लोग, कंसिडरिंग कि ये कितनी ब्रॉडर लेवल की चीज है, और ये अगर पीस एग्रीमेंट हो जाता है, जंग खत्म हो जाती है, तो दुनिया भर को इससे फायदा होगा। तो दे सीम वेरी प्राउड। हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं लोग खुश हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो सीक्रेसी रखी है, कोई बयान फॉरेन ऑफिस नहीं देता कि उस दिन तो जर्नलिस्ट जिच हो गए, रिपोर्टर्स, उन्होंने कहा भाई अमेरिका वाले सब बता रहे हैं, आप भी कुछ कह दें। सो एक बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन की हुई है। पहली बार मैं अपनी लाइफ में देख रही हूँ पॉलिटिशियंस बड़े हमारे टॉक शोज में हर मौजू पे बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं आप किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर को कॉल करें, उसने कहा आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस इज द फर्स्ट टाइम। मैंने तो 13 साल में पहली बार देख रही हूँ। तो कैसी है हैंडलिंग इसकी गवर्नमेंट? मैं 25 सालों में पहली बार देख। सो सरार ये जो उम्र तो इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन जब और आपके बालों की जो सफेदी है उसका हाल तो उससे भी ज्यादा लोगों को जितने 20% पिछले हफ्ते में सफेद हुए हैं ज्यादा, इस तरह इनके ये जो इतना हम उसको एक बड़े सोबर तरीके से कि कुछ खराब हो, जो घर में जब शादी का माहौल होता है तो सब कहते हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि कुछ खराब हो जाए और लड़की के ससुराल वाले खफा। फिर भी ना कोई मामू या कोई ना कोई फूफी जान ऐसी बात कर ही देती है। यहाँ पे ये भी नहीं हुआ। एंड देखो अगेन आई विल से कि दिस इज क्रिटिकल। सॉरी, ये फोन मैंने म्यूट किया हुआ था लेकिन बज रहा है। आई एम अमेज्ड। एक तो अच्छा, जहां तक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, और यहां पर मैं तो कहता हूं, आई मीन वी विल हैव टू से रियासत की परफॉर्मेंस है, क्योंकि मिलिट्री जो चीफ है वो अलग अपना काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो सिविलियन चीफ है वो अपने काम कर रहे हैं। यार सो फार आई एम गिविंग इट ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10। जितनी कोशिश हम कर सकते थे मेरा ख्याल हमने की है। और मैं जानता हूं कि बतौर सहाफी हमें तो खबर चाहिए होती है ना, हमारा तो ये ऑक्सीजन है। इन लोगों ने हमें कोई खबर नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। Which and I usually तो मैं काफी खफा होता है इस बात से, लेकिन I have to appreciate it because देखिए पाकिस्तान is not the story, ठीक है? The story is अमेरिका एंड ईरान, राइट? हम इनके बीच में पहले तो हमने सहूलतकारी की और अब हम खुल के सालिसी कर रहे हैं। I mean clearly we are taking messages back and forth। जो जिसके घर पर इस तरह की बातें हो रही हो ना, उसके घर से लीक नहीं आ सकती।
बिकॉज दैट मेक्स यू लुक बैड। देखिए व्हाइट हाउस कुछ भी कहे, ईरान कुछ भी कहे, उन दोनों का हक है वो कहे, हमारी तरफ से ये खबर आना वुड बी अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन बोथ कि यार अगर ये बात आप मतलब सस्ती शोहरत के लिए आप न्यूयॉर्क टाइम्स को लीक कर देंगे या आप डॉन को लीक कर देंगे या आप जियो को लीक कर देंगे, तो इसका मतलब है कि तो हमारी बात आपके पास सेफ नहीं है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई और इन द फ्यूचर, however रिगार्डलेस के however दिस पैन्स आउट, जंग होती है नहीं होती, अगर फ्यूचर में कोई सोचेगा पाकिस्तान के बारे में एज अ ब्रोकर, एज अ न्यूट्रल वेन्यू, तो वो ये भी देखेंगे कि यार ये ना मतलब इनको बात कह दी ना तो अब समझे कि लॉक हो गई, आगे नहीं जाए। ज़रार अगर अग्रीमेंट हो जाता है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल आइडियली जिस तरह हम ख्वाहिश कर सकते हैं उसके मुताबिक होती हैं, तो पाकिस्तान में डोमेस्टिकली हमारे इस निज़ाम को कोई पॉपुलैरिटी या एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। आई हेट टू से दिस, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इसी तनाजुर में शायद उस वक्त कहा था, और मैं उनके बयान से आज तक भी उसको इंडोर्स तो नहीं करती, कि ये हाइब्रिड निज़ाम की एक बेहतरीन पेशकश है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग अगर इसके बेनिफिट्स भी हम तक आते हैं, अमन भी कायम हो जाता है, तो वो इस सिस्टम को ज़्यादा बेहतर अंदाज में देखना शुरू करेंगे? और कोई चॉइस भी है? देखिए अगर नहीं, देखिए आई मीन ऑब्वियसली बहुत लोग हैं जो कुछ भी तुम कर लो वो कहेंगे कि यार नहीं इलिजिटिमेट है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये कहने दो यार, व्हाट इज लेजिटिमेसी एनीवे इन टुडेज वर्ल्ड। देखें एक अक्सर कहा जाता है कि सक्सेस हैज 1,000 फादर्स बट डिफीट इज एन ऑर्फन, राइट? तो as far as I am a fan of what works until it stops working, right? अभी के लिए जो निजाम है बज़ाहिर मतलब एटलीस्ट इस लेवल पर तो चल ही रहा है। इनको पॉपुलैरिटी मिले या ना मिले, I don't really think the field marshal cares for being popular. Yes, और पॉपुलैरिटी ये भी है कि एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं। मेरी यहाँ पे भी गवर्नमेंट के लोगों को से बात हो रही थी तो यही सुना कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मीटिंग्स पे कहते हैं ये डार साहब हैं और ये फील्ड मार्शल है, इन्होंने ये किया है, और दूसरी तरफ जो मीटिंग्स होती हैं उसमें इनको क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही होती है। सो इट्स वेरी एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी वेरी हम्बल व्हिच इज नाइस। अब आखिर में फिर मैं आपसे मैं एक चीज कहूंगा इसमें कि मुझे इस बात से गर्ज नहीं है कि बिल्ली का रंग काला है या बिल्ली का रंग सफेद है, मुझे इस बात से गर्ज है कि क्या वो चूहे पकड़ती है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट इज व्हाट इट इज। देखिए हमने ये भी देखा है कि मिलियंस ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ यूरोप वांटेड एन एंड टू द वॉर इन गाजा, एन एंड टू द जेनोसाइड इन गाजा। वो तो बहुत बड़ी जमहूरियत है, राइट? हम तो 24 घंटे उनसे ही लेक्चर सुन रहे होते हैं ना, व्हाट डेमोक्रेसी इज सपोज्ड टू बी। सो व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज इट when the majority of your population wants something and you're refusing to give it to them? बिल्कुल। और फिर अगर हम जमहूरियत की बात करें तो यार फिर मतलब अगर डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज तो फिर ट्रम्प तो आप पूरी दुनिया से बदला ले रहे हैं ना, अमेरिका की आवाम उसको इलेक्ट करके, यू नो। तो आई मीन पॉइंट इज कि नो सिस्टम इज परमानेंट, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऊपर से नाजिल हुई है। एंड अगर आप पूरी इंसानी तारीख देखें, आप मुझे पता है लोग कहेंगे आप अपोलोजिस्ट हो रहे हैं, बेशक आप कह दें, बट आई एम टेकिंग द लॉन्ग व्यू। आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री देखें, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट हैव कम एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट हैव गॉन। These things always evolve. ये इटसेल्फ एक डिबेट है और उसको हमें अब आइंदा दिनों में मुझे लगता है कि हमें ये डिबेट करनी पड़ेगी और ये अब बातें होंगी इस हवाले से। आखिर में ज़रार इंडिया का थोड़ा आपने जिक्र तो किया, एक उनको जिसको फोमो कहते हैं, जेनजी, में ये अल्फाज आजकल सीख रही हूँ क्योंकि अब मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ तो आई हैव टू फॉर इन बेटर एंगेजमेंट। ये काफी पुराना हो गया। यस जरूर, आपने अपने कमेंट पे जेनजी अल्फाज में वो हम इस पे एक अलग शो करेंगे। हाँ, सो इंडिया में हम हमेशा हमने देखा, पाकिस्तान में मैं हमेशा से ये बात कहती भी हूँ, हमारे यहाँ अब आइंदा इलेक्शंस में अगर हो जाए, एक स्लोगन इंडिया के हवाले से भी बन जाए, क्योंकि हमने एक जंग वन थिंग, माजी में हमने कभी भी नहीं देखा कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अपनी इलेक्शन कैंपेन में इंडिया के बारे में बात कर रहे हो। पाकिस्तान का मीडिया जिससे आपका और मेरा ताल्लुक है, हमारा कभी एक खास मौजू नहीं बना, और हमने कभी इंडिया के बारे में बात की भी तो एक बड़े बैलेंस्ड अंदाज में, जो जहां जो बनती थी वही बात की गई। ऐसा नहीं है कि शाउट करते हुए एवरीबडी इज कॉलिंग इंडिया टेररिस्ट नेशन एंड व्हाट नॉट। जब से वो हिंदुत्व की उनकी एक पॉलिसी और जो कुछ होता रहा, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस राइट्स की वायलेशंस, इस वक्त इंडिया क्यों ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा? क्योंकि इंडिया ने जब कभी यूक्रेन में जिरगा करवाने की कोशिश की है, जब कुछ, ये पाकिस्तान की हुकूमत ने या फॉरेन ऑफिस ने कभी इसको एक मौजू नहीं बनाया है, ना कभी सवाल उठा इसके ऊपर। सो कैसे उनको ग्रेसफुली इसको हजम करने की जरूरत है?
क्योंकि एक एरोगेंस जिसका आपने पहले जिक्र किया वो हमें इंडिया की नजर आई। मुझे मौका मिला वॉशिंगटन में इंडियन लॉबीज को सुनने का कि वो किस एरोगेंस से पाकिस्तानियों को डीह्यूमनाइज करते थे और हमारे बारे में एक परसेप्शंस बनाते थे, जो कि नेचुरली तब्दील होकर पाकिस्तान एज अ पीस मेकर के तौर पे दुनिया उसको देख रही है। इसको क्यों हजम कर लेना चाहिए आपकी नजर में इंडिया को? कर लेना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं सकते। हम देखें, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मईशत है, लेकिन बहुत छोटे थे। एंड आई नो दैट साउंड्स बैड जब मैं कहता हूँ ना, कुछ एक जनरलाइजेशन है, पता नहीं कितने ओवर 1 बिलियन लोग तो हैं ना, लेकिन what I see is ugly, Afsa, what I see is ugly and frankly disgusting and also very petty, you know, आपको जेब नहीं देता, you know, and दूसरी बात है कि मैं तो कहूंगा कि मैं तो चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ताहयात वजीर आजम रहे, because बड़ा भला किया पाकिस्तान को। he has done more damage to India than any of us ever could। आप ये देखें कि 60 साल तक, मैं एक बार फिर आखिरी बात करना चाह रहा हूँ ईरान के हवाले से, एज एन एग्जाम्पल, 60 साल तक अमेरिका मगरिब में यही प्रोपेगेंडा चलता रहा ना कि ओ मुल्ला ये है वो है, इंतहा पसंद है, अगर तुम बाहर निकलोगी तो वो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। अच्छा, एक महीने में चंद दर्जन लेगो वीडियोस ने इंप्रेशन चेंज कर दिया है, और ईरानियन एम्बेसीज की जो लाजवाब ट्रोलिंग चल रही है, आई मीन oh my God! Yes. I mean, I have never seen a narrative war conducted like this in my life. ठीक है, I mean, हमारे से वो 50 हाथ आगे निकल गए। हम समझते थे कि हमारी मीम्स अच्छे हैं, but these guys have taken it forward, right? बिल्कुल उसी तरह जो बीटल्स के जमाने से, महात्मा गांधी के जमाने से, ओ इंडिया, योगा, पीस एंड लव, what is the perception of India globally right now? Very true. और वो इसलिए है क्योंकि जब बीजेपी की आईटी सेल और उनके जितने भी अंधभक्त हैं, वो जब ट्वीट करते हैं तो वो ट्वीट सिर्फ भारत के सरहदों तक महदूद नहीं रहती। एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड सीज इट। तो कोई एकेडमिक हो जो थोड़ी सी भी बात करे, उसके नीचे जब 50 बीजेपी भक्त या संगी रेप थ्रेट्स दे रहे होते हैं, द होल वर्ल्ड सीज इट, यू नो। तो एक इमेज बनाना बड़ा आसान है, यू नो, आई मीन कुछ टाइम लगता है, सॉरी आसान नहीं है। जैसे ये ग्लास है, इसको बनाने में पता नहीं कितना टाइम लगा फैक्ट्री में, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ जाके दीवार में इसको फेंक के तोड़ दूं, you can't put it back together, बिल्कुल बिल्कुल, you know, like Humpty Dumpty। और इसमें बड़े सारे बहुत हमारे अच्छे सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट भी रहे, उनकी रेपुटेशन भी काफी इफेक्ट हुई है। जरार, थैंक यू सो मच। मैं आई कंसिडर इट कि आज आपने अपने इतने इंतहाई मसरूफ दिन में एक बड़े सेशन से आप अभी होकर आए हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए टाइम निकाला। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच जरार, एंड थैंक यू फॉर कीपिंग एन आई ऑन ऑल दीज डेवलपमेंट्स, ताकि हमारे देखने वालों तक भी पहुंचा सके। नाज़रीन, आप डॉन पर जरा हट के, जो कि मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है, उसमें जरार को हर रोज देखते हैं रात 10 बजे, और उसमें आपको इस पर मजीद डिटेल्स भी मिलती रहेंगी। इंडियन मीडिया की जो भी बात हो रही थी, मैं जाते जाते ये जरूर कह दूं कि बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट वहां पर रहे जिनको हम सब फॉलो करते थे, उनका स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म। अब जब से मोदी की हुकूमतें आई हैं मुसलसल, तो इतना ज्यादा बीजेपी का एक कंट्रोल नजर आता है हमें उनके मीडिया पे। तो अगर इंडियन मीडिया की कोई मजबूरी है और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है और वो थ्रेटन फील कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं, सो मेरे ख्याल से उनको इसका इजहार भी करना चाहिए। ऑफ ऑल द पीपल वी विल वी अंडरस्टैंड हाउ सेंसरशिप वर्क्स, तो क्या प्रेशर्स होते हैं, लेकिन ये इस अंदाज में अपनी ग्रेस को लूज करना, वो बहुत सारे जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट को फॉलो करते हैं भारत में भी, उनके लिए भी एक बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग सी बात है। सो यस, दैट इज फॉर द इंडियन मीडिया। बाकी अब जो सिचुएशन है वो आप सबके सामने हमने रखी, हमने आपको एक तरह से लाइव अपडेट्स ही दिए हैं। कल एक बार फिर भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगी अगर कोई डेवलपमेंट होती है नेगोशिएशंस को लेकर। लेकिन सदर ट्रंप ने जेडी वैंस को, क्योंकि वो भेज रहे हैं अपने इस डेलीगेशन को लीड करने के लिए, तो उनको एक बार पहले ही कह दिया था कि अगर नेगोशिएशंस फेल हुई तो जेडी वैंस जिम्मेदार होगा। अगर ये कामयाब हो गई तो फिर मैं उस कामयाबी का सेहरा अपने सर पे से जाऊंगा। तो हमें बिल्कुल अब देखना होगा कि कल क्या बातचीत किस तरफ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। खुदा हाफिज।